आज सुनिए गणेश शंकर विद्यार्थी लिखी कहानी हाथी की फांसी। कुछ दिन से नवाब साहब के मुसाहिबों को कुछ हाथ मारने का नया अवसर नहीं मिला था। नवाब साहब थे पुराने ढंग के रईस। राज्य तो बाप दादे खो चुके थे। अच्छा वसीका मिलता था। उनकी इशरत मंजिल कोठी अब भी किसी साधारण राजमहल से कम न थी। बाहर से उसकी शोभा जैसी थी, भीतर से भी वो वैसी ही थी। नवाब साहब को आराइश का बहुत ख्याल रहता था। उस पर बहुत रुपया खर्च करते थे, और या फिर खर्च करते चारों ओर मुसाहिबों की बातों पर। उम्र ढल चुकी थी, जवानी के शौक न थे, किंतु इन शौकों पर जो खर्च होता, उसे कहीं अधिक यारों की बेसिर पैर की बातों पर आए दिन हो जाया करता था। नित्य नए किस्से उनके सामने खड़े रहते थे। पिछला किस्सा यहां कह देना बेजा ना होगा। यारों ने कुछ सलाह की, और दूसरे दिन सवेरे कॉर्निश और आदाब के और मिजाज पुरसी के बाद लगे हुए नवाब साहब की तारीफ में जमीन और आसमान के कुलाबे एक करने। यासीन मियाँ ने एक बात की तो सैयद नजमुद्दीन ने उस पर हाशिया चढ़ाया। हाफिज जी ने उस पर और भी रंग तेज किया। अंत में मुन्ने मिर्जा ने नवाब साहब की दीन परस्ती पर सिर हिलाते हुए कहा, खुदावंद, कल रात को जो मैंने सपना देखा, उससे तो यही जी चाहता है कि हुजूर के कदमों पर निसार हो जाऊं और जिंदगी भर इन पाक कदमों को छोड़कर कहीं जाने का नाम न लूं। यारों ने बड़े शौक से पूछा, मिर्जा साहब क्या ख्वाब था, जरा हम भी तो सुने। मुन्ने मिर्जा, क्या कहूं, उसका जितना ख्याल करता हूं उतना दिल पाक जज्बात से पुर और मसरत से उछलने लगता है। नींद टूट जाने के बाद भी यही जी चाहा कि अभी ख्वाब को देखता हूं। अल्लाह अल्लाह, हुजूर भी कितने बड़े वलीउल्लाह हैं। मुझे तो कभी ख्याल भी ना हुआ कि हुजूर के कदमों को बोसा दूं और जिंदगी भर हुजूर की जूतियां सीधी करता रहूं। क्या ख्वाब था, कितना मुबारक, कितना पाक। मियाँ यासीन, भाई कुछ कहोगे भी। मुन्ने मिर्जा, उस ख्वाब के महज ख्याल से बंद में आ जाता हूं। जी चाहता है कि क्या पाऊं और हुजूर को सिर काट करके लुटा दूं। नवाब साहब, मिर्जा जी, क्या सचमुच रात को मैं मक्के शरीफ में पहुंच गया था? तुम्हें धोखा हो गया होगा। तुमने किसी और को देखा होगा और समझ गए होगे कि नवाब है। आंखों को अक्सर धोखा हो जाता है। मुन्ने मिर्जा, हुजूर, मैंने तो ख्वाब की बात कही है, मगर ख्वाब बड़े मार्के के हुआ करते हैं, खासकर सुबह का देखा हुआ। फिर इस ख्वाब की ताबीर तो हुजूर किसी से भी पूछें तो वो यही कहेगा कि हुजूर के कदम चूम लेने चाहिए और हुजूर पर सब कुछ लुटा देना चाहिए। यासीन मियाँ, सच है हुजूर, ये ख्वाब ऐसा ही है। मैं तो हुजूर को पहले ही से पहुंचा हुआ समझता रहा हूँ। मुझे तो हुजूर की ज़ात पर जो अकीदा है उसे किसी तरह जाहिर करूं। कलीजा चीर कर अगर देखा जाए तो हुजूर देखेंगे कि वो हुजूर की अकीदत से रंगा हुआ है। और जब से मैंने इस ख्वाब को सुना है तब से यही जी चाहता है कि इस खुशी में तन के कपड़े तक उतार कर गरीबों को दे डालूं। नवाब साहब, तुम क्यों करोगे? गरीबों के लिए जो कुछ कहो वो हो जाए। अच्छा, खजांची को बुलाओ। 1,000 रुपये ले लो और आज इसी खुशी में मोहताजों को कोठी के सामने वो जो चाहें उन्हें दोनों वक्त खिला दो। दोपहर से लेकर रात तक नवाब साहब की कोठी के सामने बहुत से गरीब मोहताज जमा थे। उनको खाना दिया गया, किसी को पेट भर और किसी को अधपेट, किसी को चना चबेना और किसी को पूड़ी कचौड़ी। वे सब निपटा दिए गए। शेष रकम मुसाहिबों और नौकर चाकरों ने चुपचाप घोट ली। नवाब साहब ने समझा मोहताजों को खूब मिला और उनका पुण्य और भी बढ़ा। और मुसाहिबों ने सोचा कि अच्छा मूर्ख बनाया और दूसरे अफसर की घात में रहने लगे। नवाब साहब की महफिल जमी थी। मुसाहिब लोग करीने से अदब के साथ बैठे हुए थे। नवाब साहब मसनद लगाए, लखनऊ की बढ़िया खुशबूदार तंबाकू वाले हुक्के की लंबी सटक को मुंह में लगाए यारों की खुशगप्पियां सुन रहे थे। कभी कभी बीच में खुद भी कुछ इरशाद कर दिया करते थे। पिछले सफर का जिक्र था। नवाब साहब और उनके हाली मुहाली बंबई गए थे। पहले बंबई की खूबसूरत इमारतों, उसकी शानदार सड़कों, चौपाटी, जहाजों आदि का जिक्र होता रहा, और फिर उसके बाद GIPR की बढ़िया गाड़ियों की तारीफ होती रही। बीच में नवाब साहब ने फरमाया, अल्लाह, रेल भी कितने आराम की चीज है। अजी, ये किसने बनाई और कब से बनी है? मुन्ने मिर्जा, हुजूर, ठेकेदारों ने बनाई है। बहुत दिन हुए तब बनी थी। हाफिज, ठेकेदार बनावेंगे बिना सिर। हुजूर, फिरंगियों ने रेल चलाई, उनके दिमाग से रेल निकली। मियाँ यासीन, हुजूर, इन्हें नहीं मालूम, रोम के सुल्तान ने सबसे पहले रेल चलाई। रोम के सुल्तानों से बढ़कर दुनिया में कोई बादशाह नहीं। फिरंगी उसके सामने क्या है? फिरंगियों की इस पोशाक को आपने गौर से मुलाहिजा फरमाया है? क्यों, क्या बात है? मियाँ यासीन, इनकी पतलून अपने साथ एक तारीखी वाकया रखती है। किसी जमाने में रोम के सुल्तान ने फिरंगियों को पकड़ पकड़ कर गुलाम बनाया था और उनको ये पतलून इसलिए पहनाई कि हमेशा दस्त बस्ता खड़े रहे। मियाँ, हाँ हुजूर, और ये रेलें जब पहले पहल रोम के सुल्तान ने चलाई तब उनसे ये काम नहीं लिया जाता था जो इस वक्त लिया जाता है। नवाब साहब, जो उनसे क्या काम लिया जाता था? मियाँ यासीन, हुजूर, हजरत सुल्तान उस वक्त इसे अपनी मुअज्जिज रियाया की शान के खिलाफ समझते थे कि उसका कोई भी फर्द रेल पर सवार हो।
रोम की वसीयत सल्तनत में कोई भी इज्जतदार आदमी रेल पर सवार नहीं हुआ करता था। रेलों पर फिरंगियों के जरिए शहरों का कूड़ा करकट और मैला ढोकर बाहर जंगल में फेंका जाया करता था। ये तो अब कुछ दिनों से फिरंगियों ने रेल के भाप में मलक्का हासिल कर लिया है और उसे सजाकर उससे आदमियों की सवारी का काम लेने लगे हैं। लेकिन हुजूर, अब भी रोम की वसीयत सल्तनत में अरब, हश्त, तातार, ईरान, इराक, कराकश वगैरह दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में रेल में किसी भले आदमी का सवार होना बहुत मायूब समझा जाता है। नवाब साहब: क्यों जी, अब इन फिरंगियों ने रेल को बहुत फरोज दे डाला है। हरचरण भाट पीछे बैठे हुए थे। उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा। वे कुछ देर से कुछ सोच रहे थे। इस बार मियाँ यासीन या और कोई नवाब साहब की बात का कोई उत्तर देने के लिए जबान हिलाएं, उससे पहले ही रायजी ने कहा, हुजूर, फिरंगियों ने तरक्की तो जरूर की, मगर काली माई की मर्जी के बिना रेल का पहिया घूम नहीं सकता। जब रेल अपने स्थान से चलती है, तब सबसे पहले काली मैया के नाम पर इंजन के सामने एक काला बकरा काटा जाता है और उसके खून का टीका इंजन के माथे पर लगाया जाता है। अगर ऐसा ना हो, रेल टस से मस ना हो। सैयद नजमुद्दीन से न रहा गया। वे बीच में ही रायजी की बात काट कर बोले, हुजूर, ये रायजी हैं पूरे चोंच। क्या बात लाए हैं? काली जी के लिए बकरा कटता है और इंजन के माथे पर टीका लगाया जाता है। बूढ़े हो रहे हो लेकिन रहे निरे बुद्धू ही। इंजन भाप के जोर से चलता है। उसके लिए ना काली माई के बकरे की जरूरत है, ना गोरी माई की बिल्ली की। हुजूर, ये सब अक्ल का करिश्मा है। रोम और ईरान से इस अक्ल का सिलसिला हुआ। फिरंगियों ने तो नकल की, लेकिन खुदा की कसम ऐसी नकल की कि इस वक्त उनकी दुनिया भर में धूम है। इस वक्त तो इस मुल्क में जिधर देखो उधर फिरंगी और उसकी अक्ल के नज़ारे नजर आते हैं। हाँ हुजूर, अब बहुत देर हो गई है। मुझे एक खबर और गोशगुजार करना चाहता है। कहीं भूल ना जाऊं, इसलिए फौरन ही कह देना जरूरी समझता हूं। परसों अपने शहर में एक बड़ा अजीब वाकया होने वाला है। नवाब साहब बहुत जल्दी से: वो क्या? वो क्या है? खैरियत तो है? सैयद नजमुद्दीन: जी हुजूर, सब खैरियत है, घबराने की कोई भी बात नहीं। हाथी को फांसी दी जाएगी। बड़े बड़े रईस जाने वाले हैं। अच्छा, रईस लोग जा रहे हैं तो हम भी चलेंगे। दारोगा को हुक्म दो कि तैयारी करे। 5 बजे बहुत अंधेरा रहता है, जाड़े के दिन है, वक्त बहुत खराब है। सैयद: ये फिरंगी बड़े चलते पुर्जे होते हैं। उन्होंने ये वक्त जानबूझ कर रखा जिससे लोग पहुंच ना सके और इस दिलचस्प तमाशे को ना देख सके। नवाब: खैर कोई हर्ज नहीं, हम लोग चलेंगे। बावर्ची पहले से पहुंच जाए और खाना तैयार रखे। दारोगा वहां आराम का पूरा इंतजाम रखे। मुन्ने मिर्जा: जी, जाड़ा बहुत है, हम लोग... कोई बात नहीं, जहां हुजूर हो वहां हम खादिमों का पहुंचना हर तरह लाजिमी है। अगर जाड़े से कुछ तकलीफ... नहीं जी, जाड़े से तकलीफ क्यों होगी? दारोगा, इन लोगों को कश्मीर के दुशाले की जोड़ियां दे देना और वहां आराम करने का सब बंदोबस्त कर रखना है। नवाब साहब को रात को बहुत देर तक नींद नहीं आई। हाथी की फांसी के लिए छोटे बड़े सभी को, बेगम साहिबा को जब मनाया तब वे भी तैयार हो गई। बांदी, मामा और मुगल चाकर, मुंशी और मुसाहिब भी कमर बस्ता थे। हर सामान की तैयारी का कहना ही क्या। शाम ही से झूलन पीर के मैदान में खास तौर पर आराइश की गई। बेगम साहिबा और उनकी सहेलियों के लिए अलग अच्छा प्रबंध था। मुसाहिबों को शाम ही वे बढ़िया दुशाले मिल गए। उन्हें ओढ़कर वे नवाब साहब को जमींदारों को सलाम करने पहुंचे। दुआएं देते हुए कहने लगे कि हुजूर, जमीन और आसमान कायम है, तब हुजूर का इकबाल कायम रहे। नवाब साहब मुसाहिबों की तारीफ से बहुत खुश हुए। सैयद नजमुद्दीन ने बहुत विनय के साथ प्रार्थना की, हुजूर के गुलामजादे की तबीयत बहुत खराब है, बुखार आज 3 दिन से नहीं उतरा है। अगर इजाजत हो तो बंदा दरे दौलत पर हाजिर होने की बजाय सीधे ही मैदान में पहुंच जाए। नवाब साहब ने इजाजत दे दी और सैयद ने नवाब साहब को झुककर सलाम किया। 10 बजे रात नवाब साहब आराम के लिए तशरीफ ले गए। हुक्म हुआ कि ठीक 4 बजे सवेरे चलना होगा। गाड़ियां और पालकियां तैयार रहे और मैदान में पहले ही आराम और नाश्ते का बंदोबस्त रहे। कुछ इस इंतजाम में और नई बात को देखने के इश्तियाक में उस दिन नवाब साहब की कोठी में बहुत से लोगों को नींद नहीं आई। 3 बजे रात ही में कोठी के सामने सवारी गाड़ियां और पालकियां लगने लगी। 4 बजे नवाब साहब और बेगम साहिबा को जगा दिया गया। तैयार होते होते कुछ समय लग गया। तब भी 4 बजे से पहले ही सब लोग सवारियों पर सवार हो गए और यात्रा शुरू हो गई। मैदान शहर से 3 मील दूर था। खूब सर्दी का मौसम और उस पर अंधेरी रात। लोग सर्दी से अकड़े जाते थे। पालकियों के कहारों तक का बुरा हाल था, किंतु कदम बढ़ाए जाते थे। 5:30 बजे करीब मैदान की अमराई में पहुंचे। सब लोग खेमों में जाकर अंगीठियों से सेकने लगे। मैदान में अंधेरा था, कहीं ना कोई आदमी दिखाई देता था, ना किसी का शोर ही था। नवाब साहब ने फरमाया, हम लोग बहुत पहले आ गए, यहां तो अभी कोई भी नहीं आया। और कोई आता भी कैसे? कितनी सर्दी है, कितना अंधेरा था। मुन्ने मिर्जा ने हाँ में हाँ मिलाई और कहा, हुजूर, इतने सवेरे कौन आ सकता है? यहां तो हुजूर ही का काम था। हुजूर रोज 4 बजे सवेरे याद इलाही में मसरूफ हो जाते हैं, इसलिए हुजूर के लिए कोई नई बात नहीं। यासीन मिर्जा ने कहा, सच है हुजूर, हुजूर को जगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब चौकीदार ने आया से अर्ज किया कि हुजूर को जगा दो, तो आया ने जवाब दिया कि हुजूर पहले से ही जाग रहे हैं, याद इलाही में मसरूफ है, याद दहानी किए देती हूँ।
हाफिज जी भी पीछे नहीं रहने वाले थे। वे बोले, हुजूर, ये कायदा कुछ आज ही का नहीं है। मेरे चचा कहा करते हैं कि हुजूर छुटपन से ही 4 बजे सुबह से याद इलाही में मसरूफ हो जाते थे। मेरे चचा कहते थे कि एक बार का जिक्र है कि हुजूर आधी रात तक जागने की वजह से 4 बजे न जाग सके। 5 बजे नींद टूटी, तब आपको बहुत अफसोस हुआ। आप नौकर पर बहुत राजा हुए कि तूने 4 बजे जगाया क्यों नहीं। फिर उस दिन से आप दिन भर याद खुदाए में मसरूफ रहे, और जिस नौकर को गफलत की वजह से आपने डांट बतलाई थी, वो तीसरे दिन ऐसा बीमार पड़ा कि महीने भर के बाद चारपाई से उठ सका। नवाब साहब ने फरमाया, अभी हाथी की फांसी में देरी मालूम होती है। कुछ धूप निकल आवे तब लुत्फ भी आएगा। उस वक्त तक हम लोग चाय और नाश्ते से भी फरागत पा जाएंगे। नमाज के बाद इन कामों को कर डालना चाहिए। सब लोगों ने नमाज पढ़ी। जो महीने में एक बार भी नमाज की एक रकात ना पढ़ते थे, वे भी इस समय बड़ी खूबी के साथ नमाज पढ़ रहे थे। नमाज खत्म होने के बाद दस्तरखान बिछा, गरम गरम बढ़िया जाफरानी चाय आई। मेवे, कबाब और कोफ्ते और दूसरे लजीज सामान रखे गए। बेगम साहिबा का अलग इंतजाम था और नवाब साहब का अलग। खाते पीते 7 बजे सूर्योदय हुआ, धूप फैल चली। नवाब साहब रफीकों के साथ बाहर निकले। उन्होंने देखा कि मैदान खाली पड़ा है। 2-4 आदमियों के सिवा जो इधर उधर जा रहे थे, दूर दूर तक किसी का पता नहीं है। ना कहीं हाथी दिखाई देता है और ना कोई हजूम ही। सैयद नजमुद्दीन का भी कहीं पता नहीं था। उसकी बहुत तलाश की गई मगर कहीं भी उनका नामो निशान ना मिला। लोग इधर उधर गए, मुसाहिबों ने दौड़ लगाई। नवाब साहब ने भी आंख फाड़ फाड़ कर सब तरफ देखा। बेगम साहिबा और उनकी सहेलियों और नौकरानियों ने भी चीकों के भीतर से बहुत कुछ झांका, परंतु ना हाथी दिखाई दिया और ना भीड़ ही। बहुत देर तक इंतजार रहा। 7 के 7:30 बजे, 7:30 के 8 बजे और 8 के 8:30, परंतु कहीं कोई ऐसी बात नजर न आई जिससे ये समझा जाता कि मैदान में हाथी क्या, लोमड़ी को ही फांसी होने वाली है। किसी राहगीर से जब पूछा गया कि भाई हाथी को फांसी कब होगी, तब उसने पूछने वाले की तरफ देखा और फिर आगे का रास्ता नापा। मगर पूछने वाले साहब हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए तो उसने झींक कर यही उत्तर दिया कि कहीं घास तो नहीं चप गए। तो अंत में बहुत इंतजार के बाद नवाब साहब ने झल्लाकर हुक्म दिया कि सवारियां तैयार हों, हम वापस जाएंगे। उस दिन नवाब साहब बहुत नाराज रहे। किसी की हिम्मत न थी कि उनसे कुछ कहता। सैयद नजमुद्दीन पर तो वे बेतरहा बिगड़े। तीसरे पहर वे आकर अपने बाहरी कमरे में बैठे। थोड़ी देर बाद वे दिखाई दिए। आकर जमी दो सलाम करके बैठ गए। नवाब साहब देखते ही उन पर बरस पड़े। बोले, तुम बड़े नामाकूल हो, ये क्या हरकत की थी? हमें कितनी तकलीफ हुई और बेगम साहिबा कितनी परेशान हुई। तुमने इस तरह का चकमा क्यों दिया? दूर हो मेरी आंखों के सामने से, नमक हराम कहीं का। सैयद नजमुद्दीन ने बहुत आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि हुजूर, खता मुआफ हो, मैं समझा नहीं। इस गुलाम से आज तक जर्रा बराबर भी नमक हरामी हुई हो तो जो चोर की सजा सो इसकी सजा। हुजूर की नाराजगी मेरे लिए कहरे खुदा से कम नहीं। खता हो तो सजा मिले, मगर हुजूर नाराज ना हो। नवाब साहब, शर्म नहीं आती? कितना धोखा दिया। क्या बात गढ़ी कि हाथी को फांसी होगी? हजारों आदमी तमाशा देखने आवेंगे। इतनी रात में, इतनी सर्दी में हम लोग इतनी दूर गए, वहां हाथी और हजूम क्या, तुम्हारी शक्ल तक न दिखलाई दी। बड़े नामाकूल हो। बस अब इसी में खैरियत है कि तुम यहां से चले जाओ और हरगिज कभी अपनी सूरत न दिखलाओ। सैयद नजमुद्दीन हाथ बांधकर बोले, हुजूर, मेरी जरा सी गलती नहीं। अगर गलत हूं तो गर्दन जदनी के काबिल समझा जाऊं। मैं ठीक 4:45 बजे मैदान में पहुंचा। उस वक्त फांसी की तैयारी हो चुकी थी। फांसी की टिकटी खड़ी थी। मशालों की रोशनी तो हो रही थी, बहुत तो नहीं, लेकिन 500 से ज्यादा आदमी वहां जमा थे। नवाब साहब, झूठ झूठ, मुझे तो आदमी क्या, चिड़िया भी ना दिखाई दी। सैयद, हुजूर, जान बख्शी हो, मेरी बात सुन लीजिए, और फिर अगर मेरी खता हो तो मुंह काला करके और गधे पर सवार कराया जाकर शहर बदर कर दिया जाऊं। नवाब साहब, अच्छा कहो। सैयद जी, तो मैं जिस वक्त पहुंचा उस वक्त फांसी होने की पूरी तैयार हो चुकी थी। मेरे पहुंचने से मुश्किल से कोई 5 मिनट के बाद ही हाथी लाया गया। उसके पैरों में मोटी मोटी लोहे की जंजीरें पड़ी हुई थीं। उसके चारों तरफ 109 तिलंगे थे, जिनके हाथों में बहुत पैने बल्लम थे। धीरे धीरे हाथी टिकटी पर लाया गया। उसके गले में फांसी का फंदा छोड़ा गया। फिर 2 फिरंगी आए। टिकटी के पास एक पहिएदार मशीन रखी हुई थी जिसमें फांसी की रस्सा लिपटा हुआ था। एक फिरंगी मशीन के पास खड़ा हो गया और दूसरा हाथ में घड़ी लेकर सामने। ज्यों ही 5 के घंटे पर मुंगरी पड़ी, त्यों ही धड़ी वाले फिरंगी ने जोर से कहा 1। उसके 1 कहते ही सब चुपचाप खड़े हो गए। उसने फिर कहा 2 और उसके बाद ही उसने कहा 3। उसका 3 कहना था कि मशीन के पास खड़े फिरंगी ने कुछ इशारा किया और मशीन घूमने लगी। इधर मशीन घूमने लगी, उधर हाथी की गर्दन ऊपर उठने लगी और दम की दम में वो फड़फड़ाता हुआ ऊपर लटक गया। उसकी जान निकलने में मुश्किल से 1 मिनट लगा। ये सब काम 5:01 पर खत्म हो गया। नवाब, क्या कहा? 5:01 पर? सैयद, जी हाँ हुजूर, फिरंगी लोग वक्त के बड़े पाबंद होते हैं, इसलिए हमेशा अपने पास घड़ी रखते हैं। क्या मजाल जो वक्त वे मुकर्रर करें उससे उनका काम एक पल के लिए इधर से उधर हो जाए। नवाब साहब, मुसाहिबों से, हम लोग किस वक्त पहुंचे थे? मुन्ने मिर्जा, हुजूर, हम लोग 5:30 के बाद पहुंचे होंगे।
सैयद, जल्दी से। तो बात यह है, हुजूर तो 5:30 बजे पहुंचे। उस वक्त तक तो सब कुछ खत्म हो चुका था। हुजूर देखते तो क्या देखते, लोग तो उस समय तक अपने अपने घर तक जा चुके थे और मैदान साफ हो गया होगा। नवाब साहब, क्या हाथी की लाश को भी इतनी जल्द उठा ले गए? सैयद, हुजूर, गड्ढा खुदा तैयार था, उधर हाथी मरा, उधर उसे घसीटकर गड्ढे में डाल दिया। 5 मिनट में उसे तोप दिया गया। सैयद, हुजूर, मैंने मैदान छान डाला और जब मैंने देखा कि हुजूर तशरीफ नहीं लाए, तब ये समझ करके कि सर्दी की वजह से हुजूर ने आने का इरादा तर्क कर दिया होगा, मैं वापस चल दिया। गुलामजादे की हालत की वजह से सुबह को हतीम जी के यहाँ पहुंचना था। उसकी दवादारों से दोपहर को जाकर फुर्सत मिली। बस अब खाना पाकर इधर ही आ रहा हूँ। नवाब साहब, तो तुमने हाथी को फांसी पर चढ़ते अपनी आंखों से देखा? सैयद, हुजूर, खुदा की कसम, इन्हीं आंखों से देखा। अजब वाकया था, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कलंक इस बात का है कि हुजूर वक्त से ना पहुंचे। नवाब, लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी थी? जरा सवेरा हो लेने देते, तब उसे फांसी देते। सैयद, हुजूर, फिरंगियों के काम ऐसे ही होते हैं। वे अपने कामों को चाहे जलजला आवे और चाहे बिजली गिरे, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होने देते।